Hi friends, welcome back. This is Sunil and welcome to all my dear aspirant on the YouTube channel Learn with Ambition. If you are watching this video first time, you must subscribe this channel and also press the bell icon. You will get all the notification at the right time. दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप मुझे देख रहे हैं लर्न विद एम्बिशन चैनल के इस अगली वीडियो लेक्चर में। माय डियर एस्पिरेंट, यह वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए रहेगा, उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो इस बार 12वीं बोर्ड डेट मीन्स के हैं बिहार बोर्ड, जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं 12th के, उनके लिए यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने यह वीडियो में पहले तो कुछ पिक्टोरियली समझाने का कोशिश किया है, फिर उसके बाद मैंने कुछ प्रश्नों को रखा है जो बोर्ड मॉडल प्रश्न होगी। उन प्रश्नों पहले तो जैसे ही आप पिक्टोरियल को समझ जाएंगे, पिक्टोरियली मैंने कुछ स्लाइड के थ्रू समझाना चाहूँगा आपको। जैसे ही वे आप समझ जाएंगे, उनके बाद बड़े ही ईजिली से आप सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ये होगा कि जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा, जिसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्लाइड में क्या है। आपके स्क्रीन पर जो विजिबल हुई है वहां आप देखेंगे तो कह सकते हैं कि सबसे पहले जो आप देख रहे हैं जॉर्डन लिखा हुआ है, और इस स्लाइड में जॉर्डन का तस्वीर भी लगा हुआ है। अगर आप 12वीं के छात्र होंगे तो इस बात का अनुमान लगा लिए होंगे कि ये हमने किस चैप्टर से डाले हैं। दोस्तों, 12th में आपको 2 बुक पढ़नी होती है लिटरेचर के लिए। एक तो रेनबो सेकेंड वॉल्यूम, जबकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश। एक सेकेंड, जगह मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रही है जी। आइए वापस चलते हैं। 12th में चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे साइंस या चाहे फिर कॉमर्स, सभी स्ट्रीम के लिए इंग्लिश दैट मीन्स के जो लैंग्वेज पेपर होती है वो इक्वल होती है। सभी को एक ही बुक पढ़ना होता है। तो हमने इस स्लाइड को जो लाए हैं ये रेनबो बुक से है। फिर रेनबो में भी 2 सेक्शन है तो वैसे 3 सेक्शन, लेकिन पढ़ना 2 ही सेक्शन होता है। पहला सेक्शन जो है जिसका नाम प्रोज है, जबकि दूसरा सेक्शन पोइट्री है। तो यह जो स्लाइड आप देख रहे हैं जॉर्डन वाला, यह पोइट्री सेक्शन का, पोइट्री दैट मीन्स कहें कविताओं का संग्रह। उसमें 1 से लेकर के 10, हमारे हिसाब से शायद 10 पोएम है। तो जिसमें से ये सबसे पहला पोएम, उस पोएम का जो नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पोएम का नाम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि GOE गो का स्पेलिंग, इसे बोलेंगे गो। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड स्पेलिंग है। ओल्ड स्पेलिंग में गो का जो स्पेलिंग होता था GOE होता था। तो इस कविता में आप देखेंगे, इस पोएम में आप देखेंगे कि बहुत सारे ओल्ड स्पेलिंग का इस्तेमाल जॉर्डन ने किया है।
तो यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ें तो सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन डन। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखे हैं? जॉन डन ने लिखे हैं। अगर पूछा जाए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के नोट गो जिसे कौन लिखा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन रिटन बाय, तो आपको ऑप्शन रिलेट करना है जॉन डन से। अब आइए देखिए जॉन डन के नीचे जो लिखा, पहले तो जॉन डन का जो जन्म है वो हम बात कर ले तो 1572, जबकि उनकी डेथ हो गई थी 1631। इसको पढ़ेंगे 1572 डैश को 2 पढ़ेंगे, 1572 to 1631 उनकी जीवन अवधि है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पायोनियर, पायोनियर शब्द का मतलब होता है मार्गदर्शक। क्या मतलब? पायोनियर शब्द का मतलब मार्गदर्शक। एक सेकेंड में जरा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ चलिए, पायोनियर शब्द का मतलब हमने बताए मार्गदर्शक, इनको समझते हैं। इन सारे शब्दों को हम 2 मिनट के अंदर आपको याद करवा देंगे। मार्गदर्शक, मार्गदर्शक मतलब क्या? ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति जो लोगों को अपने शब्दों से मार्ग कर पाए, अपने शब्दों से गाइड कर पाए, उसे बोलेंगे मार्गदर्शक। अगला वर्ड है लैरिकल एंड सैटिरिकल। लैरिकल एंड सैटिरिकल का क्या मतलब? दिल और दिमाग से जुड़ी हुई बातें। लैरिकल एंड सैटिरिकल का मतलब हुई दिल और दिमाग से जुड़ी हुई बातें। देखिए जॉन डन जो है अपने कविताओं में आगे चल के तो ये एंग्लिकन चर्च में भी रहने का काम किया है, कुछ प्रवचन वगैरह भी दिया करते थे। नहीं तो इसे हम जानते हैं। देखिए दिल और दिमाग से जुड़ी हुई बातें को ये बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल चीज हुआ दिल और दिमाग से, जिसे हम बोल सकते हैं भावनात्मक। भावनात्मक, यह जो कवि है कैसा कवि है? भावनात्मक कवि है, मेटाफिजिकल पोएट है। जब आपसे पूछा जाए कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज नोन एज मेटाफिजिकल, तो आपको जाना है जॉन डन की तरफ। अगला वर्ड देखिए लिखा हुआ है रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक, यह जो शब्द है, कैथोलिक तो एक धर्म होता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक उसी प्रकार से एक कैथोलिक दैट मीन्स कहें तो ईसाई ही होता है। तो ये कैटेगरी है, मतलब ये रिलीजन है कह सकते हैं। ये मतलब रिलीजन कैथोलिक, उसमें एक कैटेगरी रोमन। तो रोमन कैथोलिक धर्म से ये बिलोंग करते हैं। कौन? जॉन। अब अगला वर्ड देखिए लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या हुई? जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया था। ऐसा क्यों? जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर क्यों कर दिया गया था? इसलिए कि जिस टाइम में जॉन डन का जन्म इंग्लैंड के अंदर हुआ। हाँ एक और चीज, जॉन डन कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड। तो जिस टाइम में जॉन डन का जन्म इंग्लैंड के अंदर हुआ था, उस टाइम में दैट मीन्स कहें तो जॉन डन के टाइम में इंग्लैंड के अंदर एक ट्रेडिशन चल रहा था, जो ट्रेडिशन था भेदभाव का। मतलब वहाँ का ऐसा कुछ रीति रिवाज नहीं था। ट्रेडिशन दैट मीन्स एक रीति रिवाज। वहाँ जो रीति रिवाज चल रही थी, वो रीति रिवाज थे मतलब भेदभाव करना, नफरत करना, छुआछूत करना। किन से? तो इन धर्म के लोगों से, मतलब रोमन कैथोलिक लोगों से। तो इसीलिए जब जॉन डन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया तो इसे मतलब कह सकते हैं बाहर कर दिया गया था बिना किसी डिग्री का। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वहाँ के मतलब मैनेजमेंट लोगों ने इसे बाहर कर दिया फोर्स करके। दैट मीन्स कहें तो धक्का मार के इसे बाहर कर दिया बिना किसी डिग्री का।
अगला वर्ड है लॉ एंड थियोलॉजी। देखिए जॉन डन दो चीज़ को पढ़े हैं, लॉ को पढ़े हैं और थियोलॉजी को पढ़े हैं। लॉ मीन्स जानते हैं, जो भाई कानून की पढ़ाई हो। थियोलॉजी का मतलब कहें तो धर्म शास्त्र आप समझ सकते हैं, दैट मीन्स धर्म ग्रंथ समझ सकते हैं, धर्म शास्त्र। जॉन डन को दोनों चीज़ों में ज्ञान था, मतलब दो चीज़ों को स्टडी कर रखा था। अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसे कवि है जो लॉ एंड थियोलॉजी को स्टडी किया था, तो वह है जॉन डन। आगे देखिए लिखा हुआ है नवल एक्सपेंडिशन। इसका मतलब क्या हुई नवल एक्सपेंडिशन? देखिए ये कह सकते हैं नवल का मतलब यहाँ पे समझेंगे नौसेना। क्या समझेंगे? नौसेना। जॉन डन जो है नौसेना में नौकरी कर रहा था, जॉब कर रहा था। वो भी किस पोस्ट पे? सेक्रेटरी के पोस्ट पे। ऑफिशियल जॉब होती है, एक अच्छा सा ग्रेड का जॉब कर रहा था। जो पोस्ट कौन सा? सेक्रेटरी। वहाँ पे क्या हुआ, जॉन डन ने कुछ गलती कर दिया। गलतियाँ ये कर दी कि अपने जो उनके पैटर्न्स थे, दैट मीन्स पैटर्न्स का मतलब जो उनके सीनियर या बॉस हुआ करते थे, उनके भतीजी से, उनके नीस से इसने क्या कर लिया? मैरिज कर लिया। ये जॉन डन जब ये जॉन डन ने ऐसा काम किया तो उनके सीनियर ने, उनके बॉस ने इसे क्या किया? मतलब जेल भी भेज दिया। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पैटर्न्स नीस मैरिज। इसका मतलब ये हुआ, पैटर्न शब्द का मतलब यहाँ पे समझेंगे जहाँ वो जॉब कर रहे थे, उनके सीनियर, उनके ऑफिसर, मतलब उनके जो बॉस हुआ करते थे, उनके नीस से, उनके भतीजी से, नीस मीन्स क्या होता है? भतीजी। उनके भतीजी से ये क्या कर लिया था? शादी कर लिया था। कौन? जॉन डन। अब देखिए तब तक जॉन डन को जेल भी भेजा गया था। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोल दे रहा हूँ। जॉन डन को जेल भेजा गया था। कहाँ? प्रिजन। प्रिजन शब्द का मतलब होता है जेल। आप लोगों को मालूम होगा, JAIL नहीं, प्रिजन का मतलब होता है जेल। आपके बुक में प्रिजन लिखा हुआ है। जब जेल गया तब तक क्या हुआ? जॉन डन का नौकरी भी छूट गया, जॉब छूट गई। तो इनका एज हो गया था तब तक 42। तो बात ये हुई कि जैसे ही इनकी जॉब छूट गई तो ये अपने आप को क्या क्या किया? इसके पास जो नॉलेज था किन चीज़ों का? लॉ का और थियोलॉजी का। थियोलॉजी, लॉ एंड, आप देखे थे ना पहले, लॉ एंड थियोलॉजी। तो ये इस नॉलेज का यूज किया, दैट मीन्स धर्म की पढ़ाई इसने कर रखा था। मतलब अच्छा खासा इसके पास धर्म का नॉलेज था, अपने ग्रंथ का। तो इसने क्या किया? एंग्लिकन चर्च में, इंग्लैंड के अंदर एंग्लिकन चर्च, तो एंग्लिकन चर्च में रहने को स्वीकारा अपने आप को इसने। और एंग्लिकन चर्च में यहाँ से देखिए लिखा हुआ है, एंग्लिकन चर्च से पहले ऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन शब्द का मतलब होता है, हम इन सारे कह सकते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, इन सब का हम PDF अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम चैनल को एक बार विजिट करेंगे, सेम नाम से है, लर्न विद एम्बिशन। यूट्यूब पर भी आप सर्च करेंगे लर्न विद एम्बिशन, और टेलीग्राम पर भी लर्न विद एम्बिशन। चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे हम इन सारे नोट का PDF अपलोड करते रहेंगे, इन सारी चीज़ों का। बस आप समझते रहें। अभी एंग्लिकन चर्च में उसने क्या किया? अपने आप को, भाई एंग्लिकन चर्च जैसे होता है ना कि हिंदू है तो हिंदू जैसे वो मंदिर में पुजारी होते हैं, ये तो हिंदुओं के लिए हो गया। तो पुजारी का काम तो सभी लोग नहीं कर सकता है ना, जिसे अपना कुछ वेद वगैरह जानता हो, जो कुछ मतलब कह सकते हैं जो थियोलॉजी का रखा हो, दैट मीन्स धर्म से जुड़ी हुई स्टडी का रखा हो, तो वही पुजारी का काम कर सकता है। ठीक इसी तरह से आप समझ सकते हैं अगले एग्जाम्पल को, जैसा कि मस्जिद में मौलाना वगैरह रहते हैं, तो फिर उसे अपना कुरान वगैरह का अच्छा खासा नॉलेज होगा, तभी तो मतलब रहता होगा ना, या आप रह पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से मतलब जॉन डन के पास जो है अपने धर्म का जो है अच्छा खासा नॉलेज था, तभी तो ये एंग्लिकन चर्च में रह पाया। तो वहाँ पे ये ऑर्डिनेशन का काम करता था। ऑर्डिनेशन शब्द का मतलब होता है कथा सुनाना। कथा सुनाना, ये लोगों को कथा सुनाते थे।
बड़ा ही मतलब प्रेम सी बातें सुनाया करते थे। ऐसा करने से ये बहुत ही कम समय में मतलब कह सकते हैं उस चर्च के अंदर बड़े ही मतलब कह सकते हैं बड़ा सीनियर हो गए, दैट मीन्स कहें एक पादरी बन गए, एक विशेषज्ञ बन गए, बहुत बड़ा पुरोहित बन गया। कहाँ? एंग्लिकन चर्च के अंदर, जहाँ पर वो लोगों को जो है अपना कथा प्रवचन ये सब सारे सुनाया करते थे। अगला देखिए शब्द है, अगला वर्ड है आपका प्रीचर्स। ठीक वही बात, प्रीचर्स का मतलब क्या हुई? पादरी, अपने आप को पुरोहित बन जाना। तो ये कुछ ही शब्दों कुछ ही दिनों के अंदर जो है भाषण देते देते कुछ ही दिनों के अंदर जो है ये लव लैरिकिज्म सुनाया करते थे लोगों को, मतलब प्यार भरी बातें, प्यार भरी गीतें, प्यार भरी कथा सुनाया करते थे जो दिल और दिमाग से जुड़ा हुआ होता था। तो ऐसा करने में जॉन डन जो है बहुत ही कुछ ही दिनों में जो है ये कह सकते हैं कि एक बड़ा पादरी बन गया, विशेषज्ञ बन गया। अब आगे देखिए लिखा हुआ है, अगला वर्ड है ब्रोक पैटर्सन ट्रेडिशन। पैटर्सन वर्ड का मतलब जो मतलब वहाँ इस धर्म से जो ब्रोक बना, तोड़ दिया, ट्रेडिशन बना वो भेदभाव, पैटर्सन बना वहाँ की जो एक कह सकते हैं जो एक रीति रिवाज थे, उस रीति रिवाज को जॉन डन ने कंप्लीटली ब्रोक कर दिया, मतलब कि हटा दिया अपने प्यार भरी बातों को सुना करके। जबकि कुछ पहले जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया था, उसे छुआछूत किया करते थे, उससे ही नहीं उस धर्म के लोगों से इंग्लैंड के अंदर। अगला वर्ड देखिए लिखा हुआ है साइंस एंड ज्योग्राफी। इसका मतलब क्या हुई? देखिए यानी कि जॉन डन जो भी अपने पोएम को लिखते हैं, जो भी अपने कविता को लिखते हैं, वो साइंस से जुड़ा हुआ होता है और ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ होता है। डैट मीन्स कहें तो ये लेटेस्ट डिस्कवर होता है। अगर जॉन डन किसी कविता को लिखते हैं तो उससे पहले ये रिसर्च कर लेते हैं साइंस और ज्योग्राफी दो टॉपिक पर। तो आपसे पूछा जाए कि किनका कविता जो है रिसर्च किया गया होता है साइंस एंड ज्योग्राफी पर, साइंस ज्योग्राफी पर आधारित, बेस्ड ऑन साइंस एंड ज्योग्राफी, तो आप आंसर करेंगे जॉन डन। अगला देखिए लिखा हुआ है सॉन्ग्स, सोनेट्स एंड एलगीज एंड सरमन्स। सॉन्ग्स मतलब आप जानते हैं गीतें। सोनेट मतलब समझिए एक ऐसी कविता जिसमें 14 लाइन्स हो। 14 लाइन के कविता को क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। अब आगे देखिए लिखा हुआ है एलगीज एंड सरमन। इन दोनों शब्द का मतलब होता है दुख और सुख। एलगीज एंड सरमन का मतलब शोक से जुड़ी हुई बातें हो सकती है और खुशी से जुड़ी हुई बातें, मतलब दुख और सुख से जुड़ी हुई बातें। तो ये सब सारे काम है जॉन डन का। कौन कौन काम? जरा हम एक बार अंडरलाइन कर दे रहे हैं तो आप इजीली समझ पाएंगे। सॉन्ग भी इसने लिखे हैं, सोनेट मतलब समझ गए 14 लाइन का कविता। आगे देखिए एलगीज भी इसी ने लिखे हैं, सरमन्स भी इसी ने लिखे हैं। नहीं, सरमन्स का मतलब समझे ना, शोक गीत, ऐसा कुछ। एक बार चेक कर लीजिएगा आप इसे। और ये जो है मतलब एक सेकेंड, हाँ। तो अभी तक आपने जाने कुछ जॉन डन के बारे में, जो हमने इस स्लाइड के माध्यम से शायद आपको समझा पाया। इस चीज़ को हमने आपको पहले वादा किए थे इन चीज़ों का कि आप इन सारे शब्दों को देखिए और मैं इन सभी शब्दों को कुछ ही सेकेंड में मैं आपको मेमोराइज करा दूंगा, जिससे शायद रटने की, देखिए आप लोग रटिएगा नहीं किसी चीज़ को, रटना कभी काम नहीं आता है, बस समझते चलिए। तो वापस आए, जो आप समझे इन तस्वीर के माध्यम से समझते हैं। अगेन देखिए इस तस्वीर में जो सबसे पहला जो पिक्चर है ये जॉन डन का है। आप जान चुके हैं कि जॉन डन का जन्म 1572 में हुई थी, 1572 में हुई थी और इनका मृत्यु जो है 1631 में। अब देखिए ये जो इमेज है ये दिल और दिमाग से जुड़ी, डैट मीन्स आप देखिए यहाँ पे दिमाग का तस्वीर है ना, जो आप देख पा रहे होंगे। तो यह जो है दिल और दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ों को लिखते हैं। ऐसा करने से इसे क्या माना गया है? मार्गदर्शक माना गया है। इस तस्वीर को देखिए, ये लोगों को क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये मार्गदर्शक है, लोगों को अपने शब्दों से अपने मतलब प्यार भरी बातों को सुना करके, अपने कथा को सुना करके ये लोगों के जीवन में कह सकते हैं योगदान दे पाते हैं।
तो लोग इसे गुरु भी मानते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पिक्चर से हम क्या समझेंगे, मार्गदर्शक, और इस पिक्चर से हम क्या समझेंगे, मेटाफिजिकल। इस पिक्चर से जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे, एक मैं जगह थिकनेस कम कर लेता पहले, हाँ। इस पिक्चर से हम समझेंगे मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल दैट मीन्स भावनात्मक। हो सके तो आप लोग लिखते भी चलिएगा, राइट डाउन करते चलिएगा तो बेहतर होगी। अब दूसरा जो तस्वीर है, इस तस्वीर से हम इनको रिलेट करेंगे पनीर। अगला जो तस्वीर है, इस तस्वीर से हम इनको रिलेट करेंगे, देखिए एंग्लिकन चर्च का है तस्वीर, तो यहां से हम इनको रिलेट कर लेते हैं धर्म। धर्म का मतलब कौन सा, जॉन किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आपने देखे ना अभी, रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक एक धर्म है। अब देखिए अगला जो तस्वीर है, इस तस्वीर से हम समझेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आपने देखे थे कि जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया था बिना किसी डिग्री का, डिग्री भी नहीं मिला था, क्योंकि इसके टाइम में होता क्या था ना कि इंग्लैंड के अंदर इस धर्म के लोगों से लोग छुआछूत किया करते थे, नफरत किया करते थे, भेदभाव की रीति रिवाज थे, इसीलिए इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर भी किया गया था। हम इनको जूम करके दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। अब देखिए अगला जो तस्वीर है, इनसे हम क्या चीज़ सीखें, इनसे हम ये सीखें कि जॉन डन ने जॉब किया था कहाँ पे, नौसेना विभाग में, नेवल में। बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 2 टाइम नेवल एक्सपेंडिशन। अगले तस्वीर को हम समझना चाहेंगे जरा। देखिए यहाँ जो बुक का एक तस्वीर देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2 बुक मेंशन है। पहले बुक से समझेंगे, आपको मालूम है कि जॉन डन ने 2 चीज़ों का स्टडी कर रखा था। यहाँ पहले बुक से हम समझेंगे लॉ, और दूसरे बुक से समझेंगे थियोलॉजी। थियोलॉजी बना आपने देखे ना, धर्मशास्त्र, धर्म की स्टडी। लॉ भी जानते हैं, कानून। अब आइए अगले तस्वीर की तरफ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर से आपने क्या देखें, साइंस एंड ज्योग्राफी। साइंस एंड ज्योग्राफी। चलिए अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। इस तस्वीर से हम चलेंगे, देख रहे हैं ना यहाँ पे कुछ साइंस एंड ज्योग्राफी का चीज है। इस तस्वीर से हम समझेंगे एंग्लिकन चर्च। एंग्लिकन चर्च, जॉन डन ने एंग्लिकन चर्च में रहने का काम किया था। अगले तस्वीर से देखिए, इस तस्वीर में जॉन डन जो है, जरा हम जूम करके दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जॉन डन है। जॉन डन भाषण दे रहे हैं, और ये सब सारे जो देख रहे हैं ये लोग हैं, इनके भाषण को सुन रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, जो आप समझिए। देखिए यहाँ जो तस्वीर है, इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि जो हमने आपको क्या बोले थे पहले, जॉन डन को कहाँ भेज दिया गया था, जेल भेज दिया गया था। क्यों? क्योंकि अपने बॉस, अपने सीनियर के भतीजी से क्या कर लिया था, इसने शादी कर लिया था। और जो मैरिज किया था ना, मैं बता दूं आपको कि हाँ एक चीज़ और, इनके पत्नी का नाम क्या था, इनके पत्नी का नाम अना मोरे। अना मोरे, अगर पूछें कि जॉन डन के लवर का नाम क्या था, तो अना मोरे। जरा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ से हमने क्या समझे, हमने क्या लिख पा रहे थे, हाँ एक सेकेंड जरा, ओह माय गॉड, हाँ, जॉन डन के लवर का नाम अना मोरे। इन चीज को आप याद रखेंगे। अगले तस्वीर से हम क्या समझ सकते हैं, देखिए यहाँ जो है कुछ जेल का तस्वीर है, प्रिजन का तस्वीर है।
जेल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? प्रिजन। इसको बोलेंगे प्रिजन। आपके बुक में मेंशन है ये चीज़, प्रिजन बोलेंगे। तो जॉन डन को जेल भी भेज दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो पेट्रन्स नीड से क्या किया था? मैरिज किया था, जिसके कारण जॉन डन को जेल भेज दिया गया था। अगले तस्वीर को देखिए। हाँ, इसमें देखिए ये रहा आपका जॉन डन भाई, ये जी ये आपका जॉन डन रहा, जॉन डन। और ये आपका तस्वीर जो है राइट साइड में, इन तस्वीर को हम बोल देते हैं, नाम रख सकते हैं आना मोरे। भाई ये रियल तस्वीर नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी तक आपने क्या समझे? हमने आपको कुछ शब्दों को मेमोराइज कराने का कोशिश किया, जो इस पिक्चर के थ्रू हमने आपको शायद समझा पाए। तो चलते हैं अब अगली स्लाइड की तरफ, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। ये तो आप समझ लिए थे। हाँ देखिए, यह जो स्लाइड है इसमें भी कुछ पिक्चर मेंशन किया गया है, तो इनको समझ लेते हैं क्या है। यह स्लाइड, इन स्लाइड से आप समझ सकते हैं जॉन डन के पोएम को, और जबकि पहले स्लाइड से आपने समझे, पहली स्लाइड से जॉन डन के इंट्रोडक्शन को। तो इन तस्वीर के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि अपने कविता में किन चीज़ को मेंशन किया है। तो यह देखिए, पहला जो तस्वीर है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये लव को बता रहा है। दैट मीन्स स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक सेकेंड, हाँ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये कैसा मतलब पोएम है? तो यह जो है लव पोएम है। इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा पोएम है? लव पोएम है। यहाँ से देखिए हमने हाईलाइट कर दिया। अब देखिए अगले पिक्चर को। इसमें देखिए एक प्रेमी अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं, जुदा होना चाहते हैं। इसमें बताते हैं कि देखिए प्रेमी एक न एक दिन हम दोनों को मर जाना है, तो क्यों ना एक बार रिहर्सल कर ले। हम दोनों का जो प्यार है वो एक बार एक और टाइम आएगी जिस टाइम में हम दोनों को क्या हो जाना है? मर जाना है। मर तो जाएंगे ही, लेकिन ये दोनों चाहते हैं कि एक बार प्रैक्टिस कर ले, एक बार रिहर्सल कर ले, कुछ दिनों के लिए दूर रह के देखा जाए। तो ऐसा करने से उनके प्रेमी जो है रोने लगती है और उसे जाने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। और देख रहे हैं इस तस्वीर में, यह जो तस्वीर है ये तस्वीर आपके बुक का तस्वीर है। आपके बुक पर कुछ ऐसा ही तस्वीर मेंशन है। आप बुक को जब उल्टाइएगा तो उसमें देख पाइएगा। रेनबो सेकेंड वॉल्यूम में पहला आपका जो पोएम है, पोएट्री सेक्शन में जाएंगे तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में इस तस्वीर को मेंशन किया गया है। इसमें देख रहे हैं कि इनके प्रेमिका दूर जाना चाहते हैं, जबकि इनके प्रेमी इसे जाने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इसने बात कर दिया ना जुदा होने की, इसलिए तब वो रोने लगती है। तो ये समझाते हैं, किसका एग्जाम्पल देते हुए? सूरज का एग्जाम्पल देते हुए ये समझाते हैं। देखिए यहाँ पे सूरज का तस्वीर है। सूरज का एग्जाम्पल देते हुए ये समझाते हैं कि देखो प्रेमी, सूरज जो है ना ये बीती रात डूब गया था, मतलब ये हुई मतलब कि बीती शाम जो ये डूब गई थी, डूब गया था, और सवेरा होते ही ये वापस आ चुका है। अब देखिए इसने दो शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल किया, दो शब्द का इस्तेमाल किया इसने। एक सेकेंड जगह में पेन को सिलेक्ट कर लूँ। हाँ, इसने इस्तेमाल किया सेंस का, और इसने इस्तेमाल किया, ऐसा कहा था ना कि ना तो उसके पास सेंस है और ना ही दिमाग है, मतलब न किसी प्यार की चाहत है, डिजायर है। एक सेकेंड, डिजायर यानी कि सेंस एंड डिजायर शब्द ये कहा कि देखिए ना, सूरज डिजायर मीन्स होता है क्या? इच्छा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इसने बताया कि देखो प्रेमी, सूरज के पास न तो कोई किसी प्यार की चाहत है, इच्छा, और ना उसके पास दिमाग है, फिर भी तो वापस आ चुका है, तो मैं क्यों ना वापस आ जाऊं? मेरे पास तो दिमाग है और प्यार की चाहत भी है।
तब वो क्या करने लगते हैं और रोने लगती है। तो अगला एग्जाम्पल देता है जॉर्डन एनामोरे को, और एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं। देखिए ये बाद में बताते हैं कि देखिए ना, एक इंसान के पास जो है ना शक्ति कितनी कमज़ोर होती है। यहाँ पे देखिए एक होपलेस मैन है, मतलब एक निराशावादी इंसान को यहाँ पे डाला गया है। मतलब जब उस इंसान के पास जो है ना मतलब एक खुशी खुशी का वक्त होता है, एक अच्छा सा वक्त होता है, तो उसे जल्दी बिता देता है। लेकिन वहीं जब एक मतलब कह सकते हैं एक संकट का समय आता है, एक बुरा वक्त आता है, तो वो अपने आप को धैर्य नहीं रख पाता है, अपने आप को जरा भी नहीं संभाल पाता है। तो इसमें यहाँ पर जो है जॉर्डन ने अपने प्रेमी को समझाए हैं कि देखिए प्रेमी, लोगों के पास जो है ना शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, और जब जब उसके पास अच्छा सा वक्त रहता है तो जल्दी एकदम खुशी खुशी के माहौल में बिता देते हैं, जबकि जब उसे बुरा वक्त आ जाए तो अपने आप को जरा सा भी नहीं संभाल पाता है। तो यहाँ क्या इस तस्वीर से क्या मतलब हुई कि मतलब आए हुए बुरे वक्तों से कुछ सीख लेनी चाहिए। अब देखिए अगले तस्वीर को देखते हैं। अगला जो तस्वीर है, इस तस्वीर में देखिए तब तो और रोने लगती है जब वो एक इंसान का एग्जाम्पल होपलेस, उसमें भी होपलेस एक मतलब कह सकते हैं निराशावादी मतलब इंसान का जो है एग्जाम्पल देता है। तो अगला तस्वीर देखिए आप, इस तस्वीर में जो है मतलब उनके लवर है एनामोरे, जॉर्डन के लवर एनामोरे। ये तब उसे बताते हैं कि मतलब रोने लगती है। तो रोते टाइम में एक्चुअली होता क्या है ना कि लंबी सी सांस ली जाती है, कई बार ऐसा होता है रोते रोते मतलब एक जब लॉन्ग ड्यूरेशन का एक मतलब रोना हो जाए तो उसमें एक लंबी सी सांस ली जाती है। दैट मीन्स उसे बोलते हैं साइट, साइस्ट। साइस्ट शब्द का मतलब होता है आहें भरना, आहें भरना, या इसे आप समझ सकते हैं जिसको बोलते हैं ना सिसक लेना। तो जॉर्डन उसे समझाते हैं एनामोरे को कि जब तुम लंबी सी आहें भरती हो, जब तुम एक लंबी सी मतलब श्वास लेती हो, तो उस टाइम में तुम हवा को नहीं खींचती हो, उस वक्त तुम हवा को नहीं खींचती हो, तुम मेरी आत्मा को खींच लेती हो। अब चलिए अगले पिक्चर से कुछ समझते हैं। अगला जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में एनामोरे रो रही है। तब क्या समझा, तब और रोने लगती है एनामोरे। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो वो नहीं समझ पाती है, क्योंकि जुदा होने का बात तो इसमें हुई है। जॉर्डन चाहते हैं कि अपने प्रेमी से कुछ दिनों के लिए अलग रहें, प्रैक्टिस करें, एक बार रिहर्सल कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर एनामोरे क्या कर रही है, रो रही है यहाँ पे। तब उस समय में जॉर्डन जो है बोलते हैं कि देखो प्रेमी, तुम जो रोती हो, तुम जब रो रही होती हो, तो तुम्हारे आंख से जो आंसू निकलता है वो तुम्हारे आंख की आंसू नहीं है, मेरे शरीर का ब्लड है, मेरे शरीर का रक्त है जो कण कण बाहर हो रहा है। तुम तो कहती हो कि मैं तुमसे प्यार करती हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, शायद तुम मुझे गलत कहती हो। अगर तुम रियल में मुझसे प्यार करती हो तो तुम मतलब उसे समझाते हैं कि अगर तुम मुझे प्यार करती हो ना तो तुम रोती क्यों हो, इस तरह का बात। तो फिर भी वो रोने लगती है और रोने लगती है। तो जॉर्डन उसे समझाते हैं, देखो ना कि जब हम यहाँ ना रहें तुम्हारे पास तो मैं तो वैसे वापस आ जाऊँगा। हाँ, जब सूरज का एग्जाम्पल दिया था तो उस टाइम समझाया था कि देखो ना मतलब सूरज के पास ना कोई सेंस है, ना कोई डिजायर है, न किसी प्यार की चाहत है, ना उसके पास दिमाग है, फिर भी वापस आ चुका है। तो मेरे पास तो दिमाग है और इच्छा भी है, तो मैं क्यों ना वापस आऊं। और ये भी कहा था कि मतलब सूरज के पास जो है ना कोई छोटी सी रास्ता नहीं है। एक बार वहां पे चलते हैं। सूरज के पास जो है, यहाँ देखिए, सूरज के पास जो है कोई छोटी सी रास्ता नहीं है, ये तो एक लंबा सा जो है पथ तय करके जो है आता है, और मैं जो है ना एक छोटा सा रास्ता लूंगा, छोटी सी सफर लूंगा और तुम्हारे पास बहुत जल्द आ जाऊंगा। अब देखिए बाद में ये समझाते हैं, रोने के बाद ये समझाते हैं कि देखिए ना, जब हम तुम्हारे पास न रहें तो तुम ये समझना कि हम दोनों एक साथ करवट लिए हुए सोए हैं, जैसा कि हम अपनी दिनचर्या में किया करते हैं। ये समझाते हैं एनामोरे। एनामोरे चाहते हैं कि कुछ समय के लिए रिहर्सल कर लिया जाए, लेकिन जॉर्डन चाहते हैं कि कुछ समय के लिए दूर होकर देखें, लेकिन एनामोरे नहीं चाहती है। उसे इस बात का मतलब बहुत
दुख है, तकलीफ है, रोने लगती है वो। अब देखिए लास्ट तस्वीर से आप समझ पाएंगे कि बाद में ये जॉन डन बताते हैं कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे कभी जुदा नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने आपको अभी जो है पोएट का जो इंट्रोडक्शन है वो समझा पाया और आपके पोएट्री में क्या लिखा हुआ है वो समझा पाया। अगर भाई यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक कर दें, लाइक बटन दबाएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो अब हम चलते हैं, डैट मीन्स कहें तो आपने जो पोएट इंट्रोडक्शन किए या आपने जो पोएम का मतलब जो भी चीज़ आपने जाने, पोएम में जो भी चीज़ डिस्क्राइब है लव के बारे में वैसे बताया गया है, तो वो आप जाने पिक्चर के थ्रू, पिक्टोरियली हमने बता पाए आपको। होता क्या है ना बेसिकली कि माय डियर एस्पिरेंट, होता क्या है, होता ये है कि जब आप किसी भी चीज़ को आप पिक्टोरियली करते हैं तो आपके राइट ब्रेन में, ब्रेन होता क्या दो तरीके का, एक लेफ्ट ब्रेन होती है, एक राइट ब्रेन होती है। लेफ्ट ब्रेन को हम वोलेटाइल बोलते हैं, वोलेटाइल, राइट मीन्स वो भूल जाने वाला चीज़, और राइट ब्रेन को हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल।